हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की आज के इस लेक्चर के अंदर अपन जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे और एक एक के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्लासिफिकेशन वगैरह आदि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जब ऊर्जा के स्रोतों के बारे में अपन स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर क्लासिफाइड इन बेसिकली टू कैटेगरीज। वन इज द कन्वेंशनल, पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के स्रोत है, और दूसरा है गैर पारंपरिक। जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है ये नॉन रिन्यूएबल है, इन्हें दोबारा से आप जनरेट नहीं कर सकते, दोबारा से इसको यूज नहीं कर सकते, ये इसके अंदर आते हैं। और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है ये दोबारा से उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, नवीनीकरण के रूप में संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ जो कन्वेंशनल है, परंपरागत के अलावा जो है नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज। मैंने भी डिस्कस किया। आप उदाहरण के लिए आप जैसे वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपयोग करने लग गए अपन, और ज़रूरत भी है, जैसे सूर्य से ऊर्जा, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी, हमारे यहाँ जैसलमेर वगैरह रीजन काफ़ी बड़ा है, टाइडल एनर्जी, ये आदि सब। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से मिनिस्ट्री बनाई है, और मिनिस्ट्री बनाने के दिशा के अंदर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, गैर परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है विभिन्न सहायता भी प्रदान करती है। अभी डिस्कस किया अपन ने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशन, जैसे और इसका भी जब कन्वेंशनल को करते हैं दैट इज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल है। अभी नॉन कन्वेंशनल के अंदर सोलर है, विंड है, टाइडल है, अपन ने अपने विस्तार से अध्ययन अभी किया है अपने। तो जब अध्ययन ऊर्जा का करते हैं तो स्टूडेंट्स अपने बायो ज्योग्राफी वगैरह के अंदर पढ़ा है कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, और जितने भी जैव संसाधन हैं, जैविक पौधे हैं, जीव हैं, वो जो है अपनी ऊर्जा जो है इस सूर्य से प्राप्त करते हैं, और उसी का आगे ऊर्जा चक्र के रूप में आगे प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विभिन्न प्रकार है, ये जो है नॉन रिन्यूएबल है। मैं डिस्कस किया था, कोयले को एक बार उपयोग किया जा सकता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम है, इन्हें दोबारा से नॉन रिन्यूएबल है, ये इस दोबारा से अवनवीनीकरण की संसाधन है। सूर्य की रोशनी है, पवन है, जल है, मैंने भी डिस्कस किया था। वर्तमान में ये जो भूतापीय ऊष्मा है इसको दोबारा उपयोग हम कर सकते हैं। ये सूर्य जो है वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राजस्थान एंड भारत में, क्योंकि अधिकांश समय सूर्य की रोशनी हमें वर्ष में प्राप्त होती है, तो ये एक बहुत अच्छा सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। इस दिशा में सोलर पैनल वगैरह लगाए जा रहे हैं, दिशा में काफ़ी प्रयास हो रहा है। इनमें से जीवाश्म ईंधन, पानी और परमाणु ऊर्जा परंपरागत संसाधन है, जबकि सौर ऊर्जा, जैव, पवन, समुद्री, हाइड्रोजन, भूतापीय जो है अपरंपरागत है। न्यू सोर्सेज है, नई टेक्नोलॉजी आई है, नया विकल्प एक या नए विकल्प हमारे सामने आए हैं, और हमें इन्हें बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक निश्चित मात्रा में है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये एक निश्चित मात्रा में है, और धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर जा रहे हैं। वाणिज्य स्रोतों में जैसे अभी कहा था कोयला एंड पेट्रोलियम है, लकड़ी, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है गाय के गोबर वगैरह है, लकड़ी के ईंधन है, कृषि के अवशिष्ट है, इनसे भी ये सारे के सारे गैर वाणिज्य संसाधन होते हैं, और गाँव के क्षेत्रों के अंदर ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में खनिज संसाधन है, इनमें अपने डिस्कस किया है, जिसके अंदर सारे के सारे कोयला एंड पेट्रोलियम मेन है, और ये जो है दोबारा से रिन्यू आप कर नहीं सकते इनके। आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में अभी बड़ी मात्रा में कार्य हो रहा है, और बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे पर बन रहे हैं, इससे हमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई डायग्राम्स में अपने देखा है, मैप में सोलर एनर्जी है, वाटर है, दैट इज रिन्यूएबल है, स्पिट है, ऑयल है, लाइमस्टोन है, दैट आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। जहाँ तक भारत का संदर्भ है, क्योंकि भारत एक बेहद व्यापक भौगोलिक क्षेत्र है, इसके पास पर्याप्त प्राथमिक ऊर्जा का भंडार नहीं है, इससे अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या कि अंतिम ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना होगा, और इसके लिए जो अभी डिस्कस किया अपन ने गैर परंपरागत सोर्सों को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जो है वो पेट्रोल, गैस, कोयला ये एक निश्चित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, प्रकृति में उपलब्ध है, और ये समाप्त हो जाएगा। और इसलिए जो है इनके अतिरिक्त जो है वो दूसरे जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, ताकि अपनी आवश्यकताओं की, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है। और भारत जैसे देश के अंदर क्योंकि धीरे धीरे जो है वो कृषि का विकास भी तेजी से बढ़ रहा है, और कृषि के लिए भी हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो उस लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का जहाँ संदर्भ है, ऊर्जा का संकट और संरक्षण, ये दो महत्वपूर्ण हमारे पास हैं जो जिन पे कार्य करना सरकार ने प्रारंभ किया है और हर स्टेट भी कर रहा है। भारत में ऊर्जा संकट मुख्य रूप से एक आपूर्ति का संकट है जो अपनी बढ़ती जनसंख्या की मांग तथा तेजी से विकसित होती है अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था, इसका विस्तार हो रहा है, नए सेक्टर्स खुल रहे हैं। स्टूडेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, टैक्सरी एक्टिविटीज़ का भी हमारे यहाँ पर बड़ी तेजी से मार्केट डेवलप हो रहा है, तो हमें ऊर्जा चाहिए। जैसे कि ऊर्जा आपूर्ति गिरती जा रही है, जैसे निरंतर बिजली हमें बाधा मिलती है, इवन जो है कृषि के लिए भी रात को बिजली मिले, दिन में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हमारे यहाँ पर बिजली की शॉर्टेज पड़ रही है। और औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होता है, तो उत्पादन, कृषि और औद्योगिक, दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर हमें ऊर्जा बहुत अधिक चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। और अर्थव्यवस्था के दोनों महत्वपूर्ण आधार हैं ये। भारत के संदर्भ में कृषि प्रधान देश है, जैसे भारत के ईंधन संसाधन बेहद सीमित है, विभिन्न परंपरागत स्रोतों से प्राप्त उत्पादन की अपेक्षाकृत असमान ढंग से वितरित किया जाता है। यह परंपरागत संसाधनों में परिवहन लागत को गंभीर रूप से बढ़ता है। शक्ति उत्पादित संसाधनों में कुप्रबंधन, बस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कार्य है, और जिसके कारण और निम्न कार्य क्षमता है। बिजली की चोरी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी एक देखने को मिलता है। इनको चेक करना बहुत जरूरी है। और संसाधनों की सीमितता को ध्यान रखते हुए, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रभावपूर्ण तरीके से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के अतिरिक्त इन्हें संरक्षित करने के कदम उठाने पड़ेंगे। जो वर्तमान में हो रहा है, विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा बचाने वाले जो है गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका विकास करना पड़ेगा। और प्रतिस्पर्धा और कार्यक्षमता बढ़ाने तथा अपशिष्ट को घटाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में धीरे धीरे जा रहा है ये, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी निर्धारित होती है, और जिम्मेवारी निर्धारित होती है तो उससे जो है प्रतिस्पर्धा और कार्यक्षमता बढ़ने लगती है धीरे धीरे। यदि ऊर्जा संकट से बचना है तो समग्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से फैल रही है, हमारा विकास, हम जो है विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा हमें हर क्षेत्र को, हमें हर सेक्टर को चाहिए। जो परंपरागत स्रोत हैं, जो ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं हमारे पास, जिनसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परंपरागत स्रोत है उसमें कोयला है। और कोयला क्योंकि पृथ्वी में एक निश्चित मात्रा में ही है और ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। भारत के संदर्भ में प्राचीन समय से कोयला ईंधन का एक प्रमुख स्रोत है, और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत का इसका योगदान 67% है, काफ़ी बड़ा है। इसे घटाने की तरफ जो है सरकारें प्रयास कर रही हैं, क्योंकि इस पर डिपेंडेंसी अब बढ़ने के कारण है काफ़ी नुकसान हो रहा है। तथा कार्बो रासायनिक उद्योगों में प्रयुक्त किया जाने वाला आवश्यक पदार्थ है, यह ज्वलनशील है, खनिज जैव पदार्थों से बना है, और इन जीवाश्मों में कार्बन 60 से 90%, हाइड्रोजन 1 से 12%, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ये अपन ने पढ़ा है कि कार्बोनिफेरस युग का एक टाइम ड्यूरेशन था जहां पर कोयले का निर्माण का युग बनता है। और कोयला जो है अवसादी, ये वही आगे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है पेड़ों के दबने के कारण जो है वो अत्यधिक तापमान और दबाव की क्रिया के कारण जो है वो लकड़ी जो है कोयले में परिवर्तित हुई है। कार्बनिक तत्वों में निर्मित चट्टानों में और बालू पत्थरों में पाया जाता है। इसका निर्माण घनी वनस्पति के युगों तक धरातल के नीचे दब जाने रूप परिवर्तित होने और कार्बनिक की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। लकड़ी से कोयला बनने की प्रक्रिया में इन्हें जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, ये अपने स्टूडेंट्स डिस्कस किया है। कार्बन की संपन्नता, ये बहुत जरूरी है। कार्बन की जो संपन्नता है, अमाउंट ऑफ जो कार्बन जो है उसके अंदर कोयले में, संपन्नता से कोयले की ऊष्मा की परिणाम निर्धारित होता है। इस आधार पर जब कार्बन की संपन्नता की दृष्टि से कोयले को हम जो है 4 वर्गों में अपन विभाजित करते हैं, उसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये 4 प्रकार का जो है कोयला जो है मिलता है। और कोयला ऊष्मा शक्ति का एक प्राथमिक स्रोत है तथा इसका अपन ने पढ़ा है इस्तेमाल जो है वाटर विभिन्न सेक्टरों में, मतलब उद्योगों के विभिन्न सेक्टरों के अंदर इसका उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न धातुओं के अंदर भी किया जाता है। कोयला गैस, तार, कोक आदि भी इससे प्राप्त होता था। विभिन्न प्रकार के वार्निशिंग है, कीटनाशक है, तो जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनमें कोयले का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या कोयले से प्राप्त जो बाय प्रोडक्ट है उनका भी उपयोग किया जाता है। कोयला अवसादी, जब भी कहा था, अवसादी शैलों में पड़ जाता है। कार्बन युक्त शैलों, बलुआ पत्थर भी डिस्कस किया है। फाइल के साथ साथ पाया जाता है। गोंडवाना कोयला
दरारी निक्षेपों में पाया जाता है, तो टर्शरी कोयला शैल निक्षेपों में पाया जाता है। अपन जब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे तो इसे दो डिवीजन में पढ़ेंगे, गोंडवाना का ड्यूरेशन और टर्सरी, ये ध्यान रहे। गोंडवाना काल के अंदर जो है जो कोयला पाया जाता है वो लेयर्स में दरारी निक्षेपों में पाया जाता है, और टर्सरी में युग में जिस कोयले का निर्माण हुआ वो बड़ी चट्टानों के रूप में शैल निक्षेपों के रूप में पाया जाता है। अभी इन्हीं दो रूपों में पढ़ेंगे। वितरण जो है के संबंध में जहाँ तक है, भारत में कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे, जिनके अंदर जो है जिनके नाम है परमीनियन काल का गोंडवाना, और इयोसीन से मायोसीन तक का जो काल है वो टर्शरी कोयला। अभी मैंने डिस्कस किया गोंडवाना और टर्सरी, अर्थात परमीनियन काल गोंडवाना का एरर आ गया, इयोसीन से मायोसीन का जो पीरियड है वो टर्शरी कोयले निक्षेप। भारत में कोयला शैल समूह का सबसे बड़ा काल जो है परमीनियन है, परमीनियन टाइम ड्यूरेशन। महत्वपूर्ण कोयला शैल समूह है जो काफी बड़े मात्रा में पाया जाता है, जो कि निचले गोंडवाना के निकाय से संबंधित रखता है। सबसे अधिक जो है लगभग 98.1% तक कोयले की प्राप्ति गोंडवाना युग की चट्टानों से ही होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स कभी कभी बन जाता है। शेष जो कोयले का जो अधिकांश भाग जो है टर्शरी उसमें प्राप्त चट्टानों से प्राप्त होता है। दो ड्यूरेशन है इनसे प्राप्त होता है। जहाँ तक गोंडवाना युग की जो कोयले का प्राप्त है, गोंडवाना को कोयले की महत्वपूर्ण खाने जो हैं दामोदर है, महानदी है, गोदावरी है, वर्धा है, इनकी सहायक नदी घाटे में स्थित है। निम्न गोंडवाना के दो मुख्य स्तर पाए जाते हैं, एक जो है निम्न परमीनियन युग, दूसरा ऊपरी परमीनियन युग। ये टाइम ड्यूरेशन अपने देखा है रानीगंज श्रेणी और बाराकर श्रेणी में। कोयले की धारियां काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अच्छी किस्म का और सभी कोलफील्ड्स में है। रानीगंज क्षेत्र में यद्यपि कोयला बाराकर और रानीगंज दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, किंतु रानीगंज श्रेणी से ही अधिक मात्रा में कोयला मिलता है। यहाँ पर कोयले की 5 अच्छी परतें धिसेरगढ़, धुसिक, सेंटोरिया, पोनियाती और लेक दिही है। इसमें भी धिसेरगढ़ परत सबसे अच्छी है और सेनेटोरिया और धिसेरगढ़ तहों में अर्ध कोक बनाने योग्य कोयला मिलता है। कोयला का जब हम वितरण प्रारंभ करेंगे, स्टेट वाइज जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कोयले का वितरण गोंडवाना काल के क्षेत्र में पाए जाने वाले जहाँ निम्न राज्य हैं। पहला है वेस्ट बंगाल, काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्र है और इसके निक्षेप जो है वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों में स्थित है। और जो यहाँ से जो अधिकांश जो कोयला प्राप्त होता है वो कोकिंग कोयला धातु केमी उद्योगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सारा का सारा वो वाला क्षेत्र है। दूसरा स्टेट महत्वपूर्ण स्टेट है और ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है इंडिया के, झारखंड। झारखंड में जो विभिन्न क्षेत्रों में कोयला मिल जाए, घनबाद है, हजारीबाग है, पलाम है, संथाल है, परगना है, ये वो जिले हैं जहाँ पर कोयले की काफ़ी खानें मिलती हैं। इनमें से झरिया पूर्वी पश्चिमी बोकारो, गिरिडीह उत्तरी और दक्षिणी कर्पूरा, रामगढ़, औरंगा, हुतार और डाल्टनगंज काफ़ी महत्वपूर्ण है। घनबाद जिले में झरिया कोयला क्षेत्र से कम वाष्पशील कोकिंग दर्जे का प्राप्त होता है। बोकारो एक हमारा संयंत्र भी है। कोयला क्षेत्र झरिया के पश्चिम में 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है और 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी बोकारो और पश्चिमी बोकारो। काफ़ी बड़ा हमारा सेंटर है ये भारत का। और यहाँ से अच्छी किस्म का बिटुमिनस कोयला जो है वो झारखंड से हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ये सारी की सारी जो है वो वाला सारा का सारा क्षेत्र है। झारखंड काफ़ी बड़ा इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है झारखंड। इसके अलावा जो है गिरिडीह है, कहरबरी कोयला के क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ घटती हुई बढ़ती मोटाई में 3 परतें जो है विभिन्न पाई जाती है। कर्णपुरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, दक्षिणी कर्णपुरा में रहते हैं। कोयला परतें बाराकार और रानीगंज दोनों स्तरों में पाई जाती है और लगभग जो है 22 मीटर की मोटी परतें, अभी डिस्कस किया था कि गोंडवाना में जो कोयला मिलेगा इस युग की उसमें परतें मिलेंगी। और रामगढ़ कोयला क्षेत्र बोकारो क्षेत्र से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर है। इसमें राख व वाष्प अधिकांश अधिक होती है। औरंगा, हटूर, डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र पलामू जिले में कम क्षेत्र है। डाल्टन जो क्षेत्र है तलचर परते अवशिष्ट, यहाँ पर कोयला घटिया किस्म का पाया जाता है।
इसके अलावा जो है वो अगला जो स्टेट आता है, महत्वपूर्ण स्टेट आता है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है तालचर और संबलपुर प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तालचर जो है अपन ने डिस्कस किया, ड्रेनेज सिस्टम में ब्राह्मणी नदी की घाटी स्थिति में है, और संबलपुर कोयला क्षेत्र ईब नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। संबलपुर कोयला क्षेत्र से प्राप्त कोयला लगभग राउरकेला, हमारा बहुत बड़ा सैंड प्लांट है राउरकेला इस्पात, जो है वो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इस्पात संयंत्र में होता है। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये ज़्यादातर जो कोयला जो है वो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी वाला भाग है, उन क्षेत्रों के अंदर जो है वो कोयले की जो है वो खानें मिलती हैं। और इस मध्य प्रदेश में सुहागपुरा, अमरिया, रतनाई, झिलीमिली, रामकोला, बनारस, चिरमिरी, हल्दी, रामपुर और कोरबा, ये कोरबा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माइंस है कोयले की मध्य प्रदेश की। जो सिंगरौली में जनवरी 1976 से कोयले की 165 मीटर मोटी तह मिली थी। परतों में जैसे मैंने कहा था मिली थी, जो विश्व की से अब तक मिले कोयले की सर्वाधिक मोटी परत है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट बनेगा सिंगरौली के अंदर। कोरबा जो कोयला क्षेत्र का विकास जो है भिलाई लोहा इस्पात, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, हमारा बहुत बड़ा सेंटर है भिलाई। भिलाई जो है लौह इस्पात कारखाने की आपूर्ति के लिए है। यह क्षेत्र महानदी घाटी में स्थित है। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिगरेनी और एस्ती प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं, जो गोदावरी घाटी में स्थित है, और तंदूर और गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो कोयले का वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 3 जो आपको मार्क किए हुए हैं, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के रखे हैं। महाराष्ट्र में जो है बलारपुर, बांदा, चंदा, यवतमाल और वरहू प्रमुख क्षेत्र हैं। वर्धा घाटी में स्थिति में कोयले क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी भारत में कोयले की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। नागपुर के निकट 30 करोड़ टन का कोयला क्षेत्र मिला है, काफी महत्वपूर्ण है। और गोंडवाना चट्टानों के अन्य कोयला क्षेत्रों के अंदर हिमालय के भी पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग है, सिक्किम है, रंजीत घाटी तथा ऊपरी असम की पहाड़ियों भागों में भी जो गोंडवाना काल की जो बनावट है, जो कोयले का निर्माण है, वो मिलता है। अगला जो ड्यूरेशन अपन ने कहा था स्टूडेंट, टर्शरी युग में जिस कोयले का निर्माण हुआ वो इयोसीन युग में टर्शरी कोयले में असम, कश्मीर, हिमालय की पहाड़ियों, राजस्थान, बीकानेर में पालना मुख्यतः प्राप्त है। इसकी तुलना जो है लिग्नाइट निक्षेप तमिलनाडु के दक्षिणी आर्काट, गुजरात के कच्छ और केरल राज्य में पाया जाता है। तमिलनाडु का जो नवेली और लिग्नाइट क्षेत्र जो है, जो मायोसीन युग का है, भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है ना। जब इसका डिवीजन करते हैं हम लोग, टर्शरी युग का कोयला जो है भारत में 1.5 से 2% कोयला टर्शरी युग की चट्टानों में पलता है। मैंने अभी डिस्कस किया था कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में दक्षिण आर्काट प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। भारत में लिग्नाइट का सर्वप्रथम जो उत्पादक क्षेत्र यही है, और कुलादौर और वृंदाचलम के बीच 36 किलोमीटर की लंबाई में 200 करोड़ टन का जो है वो हमारे पास रिजर्व है। असम, मेघालय, गारो और खासी की जयंती की जो पहाड़ियां, अपन ने फिजिकल डिविजन्स में इनके बारे में पढ़ा है। आदि में नूतन युग के कोयला और माकूक में जो है लिग्नाइट कोयला मिलता है। मिक्री पहाड़ियों में लांगलोई, दिसोमा, नवरोर नदी घाटियों में भी कोयला मिलता है। यह निम्न कोटि का कोयला है। जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी के पश्चिम में कालाकोट, मेटा, डाडली, चेनाब के पूर्व में लडला में तथा घनसाल, सावलकोट में कोयला मिलता है। यह उच्च कोटि के बिटुमिनस और एंथ्राइट कोयला मिलता है। राजस्थान में पालन क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में जोधपुर के कुछ कोयले के भंडार है। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर, गुजरात में टर्शरी कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। थैंक यू।